हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आपने एक नॉवल के बारे में सुना होगा, द अनटोल्ड स्टोरी, द थर्ड वर्ल्ड वॉर। बेसिकली ये जो नॉवल था, ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम सर जॉन हैकर था, उन्होंने लिखा था। और ये नॉवल जो है 1979 और 1982 के अंदर इसको पब्लिश किया गया। उस वक्त आपको पता है कि पूरा यहां पर कोल्ड वॉर का इरा हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो नॉवल है यह हिपोथेटिकल वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में हमें बताता है, क्योंकि ये वो सिचुएशन थी कि जो हमें वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले देखने को मिलती थी। अब आपको पता है कि यहां पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमें यहां पर जो है वो कह लें कि कोल्ड वॉर का इरा स्टार्ट होता हुआ नजर आता है। और पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पावर सिर्फ दो हमें नजर आती है, एक आपका यूएसए और दूसरा आपका यहां पर सोवियत यूनियन यूएसएसआर। लेकिन दोस्तों, यहां पर नेटो की जो फाउंडेशन रखी जाती है 1949 के अंदर, तो अब क्या होता है कि यूएसए फाउंडिंग मेंबर है। तो यहां पर अगर देखा जाए नॉवल के प्लॉट के अंदर, तो एक तरफ हमें यहां पर सोवियत यूनियन नजर आता है और एक तरफ हमें यहां पर नेटो यहां पर नजर आता है। और पूरी दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का सिलसिला हमें जो है वो नजर आता है। क्योंकि अगर देखा जाए कोल्ड वॉर के इरा के अंदर हमें कोरियन वॉर नजर आती है, वियतनाम के अंदर वॉर देखने को मिलती है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में दो वॉर्स होती है यहां पर 1965 में, 1971 के अंदर इस तरह चाइना और इंडिया के दरमियान में वॉर होती है। इरानियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर। अफ्रीका के अंदर हमें यहां पर टेंशन एस्केलेट होते हुए नजर आती है। इसी तरह दोस्तों अगर बोला जाए यहां पर अफगानिस्तान हमें यहां पर वॉर नजर आती है जब रशिया यहां पर अटैक करता है दोस्तों। अब ये जो वो कह ले के सिचुएशन थी, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट था, जो बेसिकली हमें यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से पहले सिचुएशन नजर आती थी। ये जो नॉवल है ये हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है यहां पर बिल्ड करता है कि जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, जिस तरह कॉन्फ्लिक्ट हमें यहां पर पहले जो है यहां पर वॉर्स नजर आई और बाद में फिर यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है और फिर यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। जो बिल्कुल आज सिचुएशन है हमें जो नजर आ रही है, वही सिचुएशन, वही सिनेरियो जो हमें वर्ल्ड वॉर 2 से और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले नजर आता है। इसीलिए दोस्तों बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 2026 एट रिस्क, इसीलिए बोला जा रहा है। हालांकि यहां पर ग्लोबल लीडर्स जो ये बात कर रहे हैं, जो यहां पर ट्रंप की तरफ से ये भी स्टेटमेंट कही गई कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकती है। तो ये वही चीज थी जिसकी बेसिस के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 यहां पर स्टार्ट हुई थी। तो दोस्तों इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। क्या जो आज मेजर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, क्या वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो हमें लेकर जा सकते हैं, इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। दुनिया के अंदर जितने भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ये पूरा जो है हम यहां पर एनालिसिस करने वाले। हमारे पास यहां पर ये जितने भी है ताइवान का इश्यू लेकर, यूएसए को लेकर, यहां पर ग्लोबल राइवलरीज को लेकर डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद जितने भी इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स है, यूक्रेन, रशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, चाइना, ताइवान, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, कोंगो, रिवांडा। उसके बाद हमारे पास यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान और इजराइल के दरमियान में, ईरान और यूएसए के दरमियान में, जिस तरह हमें यहां पर यूएसए और वेनेजुला का केस हमारे सामने है, ठीक है। तो पूरा यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों 1 by 1। और उसके बाद हम इंपोर्टेंट स्टेटमेंट लास्ट में देखेंगे। अब सबसे पहले हम यह देख लें कि वर्ल्ड वॉर 3 2026 इसको क्यों बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है होने वाली। बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है, मैंने इसीलिए रेफरेंस दिया था उस नॉवल का, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है दोस्तों। अब क्या हो रहा है कि आज वही सिचुएशन है दुनिया के अंदर, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट का यहां पर सिलसिला हमें नजर आता है। अब देखें एक जगह पे वॉर हमें नजर नहीं आ रही। अब अफ्रीका के अंदर देखें, रिवांडा और कोंगो के दरमियान में हमें कोंगो के दरमियान में वॉर देखने को मिली, इथियोपिया और इजिप्ट के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है, सूडान के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, नाइजीरिया के अंदर यहां पर हमें टेररिज्म देखने को मिल रही है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में चले जाए, मिडिल ईस्ट के अंदर पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में वॉर देखने को मिली। इसी तरह जो ईरान और इजराइल के दरमियान में वॉर देखने को मिली, जो ग्रेटर इजराइल की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद ईरान और यूएसए के दरमियान में वॉर देखने को मिल रही है हमें, जब यूएसए ने यहां पर जो है वो कह ले 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया। और आज भी जो कह ले कि यहां पर देखा जाए तो यूएसए क्या कर रहा है, आर्मडा अपना जो एक
इब्राहिम लिंकन वॉरशिप है जो मिडल ईस्ट की तरफ उसने भेजा है, जो बेसिकली उसका क्या पर्पस रहेगा, निगरानी करेगा, जितने भी ईरान जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा उनकी निगरानी करेगा। इसी तरह अगर देखा जाए यूक्रेन और रशिया का हमारे सामने नजर आता है, तो ये वो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो अब वन बाय वन जो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यह देखेंगे कि जो आपका द वर्ल्ड स्टैंड्स एट प्रिकेरियस क्रॉसरोड्स इन 2026, ग्रेट पावर्स राइवलरी हमें देखने को मिल रही है, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप देखने को मिल रहा है, मल्टीपल रीजनल फ्लैश पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हमें यहां पर चाइना ताइवान के दरमियान में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब क्या क्या डेंजरस ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरमेंट सिंस 1945, अब 1945 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर कह लेकर मल्टीफेरियस हमें वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट जो यहां पर दोस्तों देखने को मिली है। अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो यहां पर 4 जो है इनके दरमियान में हमें वॉर्स देखने को मिली दोस्तों, और 5th वॉर जो है भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वॉर हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो यह इसी तरह कहा जाए, इस तरह हमें कोरियन वॉर देखने को मिलती है, अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान में हमें यहां पर वॉर देखने को मिलती है दोस्तों। तो अगर देखा जाए जिस तरह आज सिचुएशन है, जो करंट यहां पर सिनेरियो है, इस चीज को यहां पर देखने वाले। सबसे पहले अगर हमारे पास जो केस स्टडी रहेगा, ग्लोबल पावर्स राइवलरी इग्नाइट्स न्यूक्लियर रिस्क। अब देखा जाए दोस्तों, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर 12,000 से ज्यादा हमें यहां पर वॉर हेड्स मिलते हैं जो यहां पर न्यूक्लियर स्टेट्स ऑन करती हैं। उसके अंदर अगर देखा जाए तो यूएसए के पास सबसे ज्यादा हमें यहां पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स देखने को मिलते हैं, रशिया के पास देखने को मिलते हैं 5,000 प्लस देखने को मिलते हैं। इसी तरह चाइना का यह बोला जा रहा है कि अगर 600 या 700 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं तो फ्यूचर में कह लें कि 2030 तक, 2030 तक उसके पास 1000 वॉर हेड्स होंगे। तो देखें किस तरह जो है न्यूक्लियर स्टेट्स हमें यहां पर अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रही है। जिस तरह यहां पर नॉर्थ कोरिया के अंदर देख लें, कोरियन पेनिनसुला के अंदर अगर देखें बात करें तो कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, यहां पर टोटली अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर क्या कहा था यहां पर ट्रंप ने, यहां पर एशिया का विजिट करने के बाद, आसियान मीटिंग को अटेंड करने के बाद ये यहां पर स्टेटमेंट दी कि हर स्टेट जो है अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर काम कर रहा है, हम भी जो है यहां पर अब काम करेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहां पर इनहांस करेंगे, डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आएंगे दोस्तों, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक यहां पर मिसाइल्स की बात की गई दोस्तों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर देखा जाए जिस तरह दुनिया, जिस तरह कह ले के न्यूक्लियर या ग्लोबल पावर्स अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज या डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें नजर आ रही है दोस्तों, अगर यहां पर इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट यहां पर एस्केलेट होता है तो यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये जा सकते हैं। और जहां पर हमारे पास एक केस जो हमारे सामने नजर आता है, हिरोशिमा और नागासाकी वाला, जापान के अंदर जब यहां पर अटैक किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के, है ना, यूएसए की तरफ से, लिटिल मैन एंड फैट बॉय यहां पर जो है ड्रॉप किए गए 2 बॉम्ब्स यहां पर दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब ग्लोबल राइवलरीज हमें जो देखने को मिल रही है, जिस तरह चाइना और यूएसए के दरमियान में, इस तरह रशिया के दरमियान में हमें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए अभी रिसेंटली क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर यहां पर दोस्तों हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, है ना, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर हमें देखने को मिली दोस्तों। तो इस तरह अगर देखा जाए, जिस तरह ग्लोबल पावर्स अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही हैं और कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना, तो ये काफी यहां पर जो है वो कह लेकर नुकसानदेह साबित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास रहेगा यहां पर, अब ये ग्लोबल पावर्स है जितने भी हमारे पास यहां पर, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ईरान है, उसके बाद रशिया, यूएसए, ठीक है, नेटो फोर्सेस है हमारे पास, यूके नजर आता है। तो ये ग्लोबल पावर्स हैं जितना बेसिकली जो अपने न्यूक्लियर कह लेके फैसिलिटीज को इनहेंस कर रही है। उसके बाद अगर देखा जाए ताइवान अभी इंपोर्टेंट यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हो क्या रहा है कि यूएसए ने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल लिया। ठीक है, निकोलस मदुरो को यहां पर उन्होंने अरेस्ट किया। इसी तरह चांसेस है कि चाइना भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि जस्टिस मिशन चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस अराउंड द ताइवान स्टार्ट कर दी है ना। तो अब देखा जाए तो ताइवान को यहां पर
चाइना ने एक किस्म का यहां पर घेर लिया। तो वो क्या, जिस तरह यहां पर यूएसए ने वेनेजुएला को यहां पर कंट्रोल किया, तो इसी तरह जो चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ताइवान जो है यहां पर चाइना का यहां पर प्रोविंस है, उसका हिस्सा है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक चीज हो यहां पर एक और आ रही है कि जो यूएसए ने 11 बिलियन डॉलर की यहां पर जो ताइवान के साथ हमें डील नजर आती है, जिसके अंदर क्या करता है यहां पर यूएसए 11 बिलियन डॉलर्स के इवज यहां पर जो है आर्म्स जो है सप्लाई करेगा ताइवान को। इसकी बेसिस पे क्या हुआ कि चाइना ने डिफेंस जितने भी यहां पर फर्म्स हैं उनके ऊपर क्या लिया, यहां पर सैंक्शंस लगा दिया यूएसए के। ठीक है, उधर से दूसरी तरफ हमें यहां पर देखने को मिल रही है, यहां पर जो यहां पर ताइवान स्टेट देखने को मिल रही है दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 to 5 कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं दोनों चाइना और ताइवान के दरमियान में। अब यहां पर जो है ना दोस्तों, इस जगह पर हमें यहां पर संकाकू आइलैंड नजर आता है। अब संकाकू आइलैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है ना दोस्तों वो जापान का है। अब जापान जो है ना यहां पर यह चाहता है कि ताइवान को सपोर्ट भी कर रहा है और बार बार स्टेटमेंट भी दे रहा है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम भी जो है रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि उसको डर है अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल करता है तो वो फिर आगे भी बढ़ सकता है, फिर इसका जो मिलिट्री बेसिस है जापान की उसको भी खतरा है ना। तो इस तरह जो है यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमें ताइवान का इश्यू काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो यहां पर क्योंकि दोनों के बैकअप, ताइवान को कौन सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर जापान, और यहां पर हमें यूएसए सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, आज दुनिया जो है एक मल्टीलैटरल सिस्टम की तरफ जो है बढ़ चुकी है ना, मल्टीलैटरलिज्म हमें देखने को मिल रही है। हर स्टेट चाहती है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो दोस्तों, है ना। अब किस तरह जो है यूएसए पूरा जियोपॉलिटिकल मैप को यहां पर रीड्रॉ कर रहा है, रीशेप दे रहा है ना, किस तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को यहां पर चेंज किया जा रहा है ना। आपका बोर्ड ऑफ पीस आपके सामने जो साइन किया गया, ठीक है, उसका लॉन्च करने का जो यूएनओ के पैरेलल बोला जाता है कि काम करेगा, है ना, ऐसे ही है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और चीज भी है, यूएसए के जिस तरह हमें यहां पर न्यू ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है, हमें रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म, उसके बाद इंपीरियलिज्म, जिस तरह उसने वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया और जिस तरह वो ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। अब यहां पर क्या होता है कि नाटो और यहां पर यूएसए के दरमियान में यहां पर टेंशन एस्केलेट होती हुई हमें नजर आई। ठीक है, अब क्या होता है कि दोस्तों के जितने भी मल्टीलैटरल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि यहां पर मिडिल पावर्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है यहां पर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करना चाहती है। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी यहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि वो यूएसए की हेजमनी से बेसिकली वो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि मिडिल पावर्स को इंपावर करने की बात करते हैं वो। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहां पर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की बात की और यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की यहां पर उन्होंने बात की है। तो मल्टीलैटरल सिस्टम को जिस तरह यहां पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है और जिस तरह हमें यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमें यहां पर नजर आती है, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, तो यह चीज हमें यहां पर देखने को दोस्तों मिलती है। तो मल्टीलैटरल सिस्टम जो है यहां पर जो है डेवलप किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए मल्टी यहां पर जो कह ले के जितने भी हमें इंस्टीट्यूशंस नजर आते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, उनके जो लॉज जो हमें नजर आते हैं वो भी वायलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह बात यहां पर मार्क कार्नी ने कही थी कि अब इंटरनेशनल जो लॉज है उसको भी वायलेट किया जा रहा है ना। तो जो यूएनओ है वो एक कह ले के एक ऐसी बॉडी है जो पूरी नेशंस को यहां पर यूनाइट करके रखा हुआ है उसने, है ना, लेकिन उसी के ही रूल्स को यहां पर लॉज को क्या किया जा रहा है, यहां पर वायलेट किया जा रहा है। और यही चीज अंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज को यहां पर वायलेट किया जा रहा है। माइट इज राइट जो है यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, यह चीज है यहां पर दोस्तों। ठीक है, तो यह चीज क्या है, तो अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद ये वो है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो है लेकर जा सकते हैं। ये ऐसे इवेंट्स हैं, ऐसी वॉर्स हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसी टेंशंस है ये, ठीक है, जो यहां पर जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकती है। अब अगर हम बात करें रीजनल लेवल के ऊपर हॉटस्पॉट्स की अगर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अगर देखें यूरोप और मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए रशिया और यूक्रेन के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिल रही है दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि यहां पर देखें पूरा कंट्रोल अगर देखा जाए तो 20% जो है यहां पर रशिया जो है यहां पर कंट्रोल कर चुका है यूक्रेन की टेरिटरी को, है ना। अब यह कहा जा रहा है यूएसए की तरफ से भी हमें यह स्टेटमेंट देखने को मिली कि जो जितनी टेरिटरी उसने कैप्चर कर ली है तो वो उतनी अपने पास रखे
और आगे सीज फायर होनी चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हो क्या रहा है, अब रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह यहां पर एस्केलेट हुआ नजर आया, तो यह वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकता था। लेकिन अब जो इसकी सिचुएशन काफी हमें यहां पर कम डाउन लगती है, इसके पीछे रीजन क्या है कि एक तो रशिया के ऊपर हमें सैंक्शंस देखने को मिलते हैं जो यूएसए ने लगाए, दूसरा यहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने यहां पर सैंक्शंस लगाए। तो अब यहां पर सैंक्शंस की वजह से यहां पर काफी जो है वॉर हमें नॉर्मलाइज होते हुए नजर आई, और यहां पर सीज फायर की बात की जा रही है, यहां पर पीस प्लान की भी बात की जा रही है। तो एक इश्यू तो यह है। दूसरा हमारे पास यहां पर इजराइल और ईरान मिडल ईस्ट के अंदर यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, है ना। अब मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है कि पहले पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली दोस्तों यहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहां पर इजराइल और ईरान के दरमियान में 12 डे वॉर होती है यहां पर दोस्तों, कितने 12 डे वॉर होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो यूएसए होता है वो यहां पर क्या करता है, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करता है। तो ईरान भी जो है मिलिट्री बेसिस जो है यूएसए की उसके ऊपर अटैक करता है, रिटेलिएट करता है। तो अब क्या कंडीशन है यहां पर कि यूएसए की तरफ से क्या किया जा रहा है, यहां पर जो आर्मडा जो भेजा गया यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अब्राहम लिंकन वॉरशिप भेजा गया, उसका पर्पस क्या है कि ईरान जो भी एक्टिविटीज यहां पर परफॉर्म करे उसकी निगरानी करना है अकॉर्डिंग टू ट्रंप, है ना। तो अगर देखा जाए जिस तरह यहां पर ईरान के अंदर प्रोटेस्टर्स हुए, यहां पर जिस तरह रजीम चेंज का यहां पर प्रोसेस स्टार्ट किया गया, तो यूएसए यहां पर जो हमें ट्रंप की यहां पर स्टेटमेंट्स नजर आती हैं काफी कि यहां पर जो है अगर प्रोटेस्टर्स के ऊपर यहां पर अटैक किया गया यहां पर ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहां पर जो है हम भी अटैक करेंगे ईरान के ऊपर। तो अब यह चीज जो है यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि जिस तरह ईरान के अंदर जो सिचुएशन है और जिस तरह आर्मडा और अब्राहम लिंकन वॉरशिप मिडिल ईस्ट में भेजा गया है, तो वो क्या करेगा ये तो अब नेक्स्ट ही पता चलेगा यहां पर दोस्तों, है ना। तो ईरान और यूएसए के दरमियान में जो वॉर है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर यहां पर हमें जो है ताकत नजर आती है, क्योंकि ईरान के पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा दोस्तों देखने को मिलती है ना। तो अगर यहां पर बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है ईरान ने कि अगर यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करता है तो यहां पर हम भी जबरदस्त इसका रिटेलिएशन करेंगे, यह चीज दोस्तों यहां पर सामने आती है। तो यह काफी यहां पर जो है वो कह लेगा खतरनाक है, जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेकर जा सकता है। उसके बाद एशिया की बात की जाए यहां पर, अब एशिया की अगर बात की जाए तो हमें यहां पर कंबोडिया यहां पर और थाईलैंड इनके दरमियान में हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों यू नो वेरी वेल, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएसए ने, ट्रंप ने यहां पर कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान में सीज फायर करवाई थी, लेकिन यह सीज फायर कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर कंबोडिया और यहां पर थाईलैंड के दरमियान में हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह चाइना के नेबर है ना। तो देखा जाए जिस तरह यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर तो ऑलरेडी डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। आसियान कंट्रीज वो जितने वो यहां पर जो है वो यूएसए के कह ले के चाइना के साथ जो है वो अपना लिंक नहीं बनाना चाहते, है ना, डिपेंडेंसी। अब सारी जो आसियान कंट्री का जो कह ले के पूरा अगर देखा जाए हमें रिलेशंस देखने को मिल रहा है वो यूएसए के साथ रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक चीज तो ये है। उसके बाद यहां पर सूडान के अंदर दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि कितने लोग जो है यहां पर डिस्प्लेस हुए हैं दोस्तों, है ना। इसी तरह अफ्रीका के अंदर अभी रिसेंटली कोंगो और यहां पर रिवांडा के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली दोस्तों, है ना, जहां पर कह ले के बहुत सारे लोग यहां पर मारे गए और वहां पर भी ट्रंप ने यहां पर सीज फायर करवाई कोंगो और रिवांडा के दरमियान में, है ना। तो जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज के जो अफ्रीका जितना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके अंदर हमें नाइजीरिया नजर आया, चाहे रिवांडा, कोंगो, सूडान, इसके अंदर आए दिन जो है यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह इथोपिया और नील जो हमें यहां पर इजिप्ट के दरमियान में दरिया नील को लेकर यहां पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ना दोस्तों। तो अफ्रीका के अंदर भी काफी जो सिचुएशन है वो टेंस है। तो ये अगर देखा जाए ये तीनों, इनमें से जो हमें इंपॉर्टेंट नजर आता है वो ईरान और यहां पर यूएसए की वॉर जो है काफी यहां पर क्रिटिकल है, जो ये जो है वो कह ले कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ में भी लेकर जा सकती है, लेकिन पॉसिबल नहीं है दोस्तों यहां पर, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर जो बोला जा रहा है कि दुनिया के अंदर कोई सेफ हेवन है, तो यहां पर बोला जा रहा है न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को समझा जा रहा है दोस्तों यहां पर, ठीक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड को यहां पर समझा जा रहा है। न्यूजीलैंड, भूटान, आइसलैंड एंड स्विट्जरलैंड,
लेकिन दोस्तों अगर यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो ये जो सेफ हेवन जो समझे जा रहे हैं ये किसी काम के नहीं रहेंगे यहां पर, क्योंकि दुनिया जो है यहां पर अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अपने पास रखती है, डिफेंस सिस्टम के ऊपर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करती है, डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग करती है। तो जिसकी वजह से फिर यहां पर क्या हो रहा है कि अब अगर यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस हमारे सामने है दोस्तों। अगर देखा जाए ये पूरी अभी जो सिचुएशन चल रही है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, ये सेम इसी तरह है जिस तरह यहां पर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी और वर्ल्ड वॉर हमें 2 स्टार्ट होते हुए नजर आई थी। अब वही सिचुएशन हमें यहां पर 2026 के अंदर नजर आ रही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो यहां पर जो वर्ल्ड वॉर 3 है वो 2026 एट रिस्क, काफी यहां पर जो है उसके चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट या ये वॉर्स, ये सिचुएशन भी अलग है क्योंकि उस वक्त यहां पर इंटरनेशनल यहां पर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, मल्टीलैटरल सिस्टम हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नजर है यहां पर, उसके बाद मल्टीलैटरल सिस्टम भी है यहां पर। तो आज वो वॉर वाली कंडीशन हमें जो है काफी थोड़ा इम्पॉसिबल लग रही है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है प्रेडिक्शंस तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह हमने यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को यहां पर डिस्कस किया है तो ये काफी खतरनाक है और मे भी हो सकता है ये लेकर जा भी सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ और नहीं भी लेकर जा सकते। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।